वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 26 लेक्चर है, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स कंटिन्यूड। मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टार्ट हो चुका है पिछले लेक्चर से ही, और इस लेक्चर के अंदर भी इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है। क्लासिकल और कीन्सियन इकोनॉमिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। और पिछले लेक्चर में भी क्लासिकल और कीन्सियन के बारे में बात हुई थी। इस लेक्चर के अंदर इनके 3 मेजर डिफरेंसेस के बारे में बात होगी, जो कि है लेबर मार्केट का, मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स एंड द एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। अगर लेबर मार्केट के हम डिफरेंसेस की बात करें तो क्लासिकल व्यू जो है लेबर मार्केट के बारे में, उसको कुछ समझते हैं इस ग्राफ की मदद से। तो क्लासिकल व्यू के मुताबिक जब डिमांड यहाँ है, ये आप देख सकते हैं, ये डिमांड ऑफ लेबर का कर्व है और ये सप्लाई ऑफ लेबर का कर्व है। ये इसकी वेज है और ये यहाँ लेबर है। अब नेगेटिव शॉक जब आता है मार्केट के अंदर, तो उससे क्या होता है कि लेबर की जो डिमांड होती है वो DL स्टार से DL प्राइम पे चली जाती है। अब वो डिमांड गिर जाती है। जब डिमांड गिर जाती है तो डिमांड जो है लेबर की कम होना शुरू हो गई। लेकिन जब वेजेस फॉल होती हैं, अगर वेजेस फॉल कर जाएं तो दोबारा डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, दोबारा DL स्टार पे चली जाएगी, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे चली जाएगी। यानी इसके मुताबिक ये है कि अगर डिमांड लेबर की गिरना शुरू हो जाती है, कोई भी नेगेटिव डिमांड शॉक आता है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर वेजेस गिर जाएं, वेजेस गिरा दी जाएं, तो दोबारा फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव की जा सकती है वेजेस गिरा के। ये कॉन्सेप्ट है क्लासिकल व्यू लेबर मार्केट के बारे में। और एक्सेस सप्लाई जब होती है लेबर की, जब लेबर की एक्सेस सप्लाई हो जाती है लेबर मार्केट में, तो उससे जो है वो वेजेस जो है वो गिरना शुरू हो जाती हैं। वेजेस जो है गिरती चली जाती हैं जब भी एक्सेस सप्लाई लेबर की होती है। तो ये व्यू है क्लासिकल व्यू लेबर मार्केट के बारे में। नाउ द कीन्सियन व्यू क्या है? कीन्सियन व्यू डिफरेंस है। अगर कीन्सियन व्यू को देखें तो इसके मुताबिक जब भी लेबर डिमांड जो वो गिरी और अगर उसके बाद वेजेस गिरती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जब भी वेजेस गिरती हैं तो इससे क्या होता है कि एक नेगेटिव व्यू देखती है फर्म जो है। हमेशा जब भी एक्सेस सप्लाई होती है लेबर की मार्केट के अंदर और प्रेशर होता है वेज के ऊपर, तो फर्म जो है वो देखती है उस प्रेशर ऑफ वेज रेट को फॉलिंग इन अ नेगेटिव वे। यानी होता क्या है कि अगर वेज रेट गिरा दी जाए, अगर लेबर सप्लाई ज़्यादा हो रही है और वेज रेट अगर गिरा दिया जाए, अगर वेज रेट गिरता रहेगा तो उससे क्या होगा, वेज रेट गिरने से फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं होगी, बल्कि होगा ये कि जो लेबर है वो कंज्यूमर भी है। क्लासिकल ने लेबर्स को सिर्फ एज अ लेबर देखा, कंज्यूमर नहीं देखा। कीन्स ने लेबर को एज अ कंज्यूमर भी देखा। अगर लेबर की वेजेस गिरती है तो उनकी परचेजिंग पावर भी गिरेगी, और उससे क्या होगा, जब परचेजिंग पावर गिरेगी तो जो फर्म प्रोड्यूस कर रही है गुड्स को, तो फर्म जो है वो गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी ज़्यादा, तो फिर फर्म के पास इंसेंटिव नहीं होगा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं होगा तो उससे क्या होगा, और ज़्यादा डिमांड जो है वो लेबर की गिरेगी और ये गिरती चली जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जाएगी। यानी कि वेजेस गिरने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि लोग गरीब होते जाएंगे। जो लेबर है वो कंज्यूम नहीं कर सकेगा। जब कंज्यूम नहीं करेगा तो ज़ाहिर बात है वो जो फर्म प्रोड्यूस कर रही है गुड्स को, उसको भी परचेज़ नहीं करेगा। अब जब उसको परचेज़ नहीं करेगा तो फर्म भी गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगी, फर्म की भी गुड्स जो है वो प्रोड्यूस होना कम हो जाएंगे। जब गुड्स प्रोड्यूस कम होना शुरू होंगे तो लेबर की डिमांड भी ज़ाहिर बात है कम होती जाएगी। तो इससे क्या होगा, वेजेस गिरती चली जाएगी, वेजेस भी गिरती चली जाएगी, डिमांड ऑफ लेबर जो है वो गिरती चली जाएगी। तो जब एक बार वेज गिरती है तो उससे डिमांड ऑफ लेबर भी गिरती चली जाती है। ये व्यू दिया है फर्म ने। जबकि क्लासिकल का व्यू ये था कि अगर वेज गिरेगी तो फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर ली जाएगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये डिफरेंस है बहुत बड़ा क्लासिकल और कीन्सियन का लेबर मार्केट का। नाउ द मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स। अब जो मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स हैं उसमें क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं क्लासिकल व्यू में और कीन्सियन व्यू में। तो पहले ही समझें कि मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स क्या है। ये वो मार्केट है जहाँ से पैसा मिलता है, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मिलता है, यानी लोन्स मिलते हैं। बैंक से लोन मिलता है तो बैंक जो है वो मार्केट है लोनेबल फंड्स की। डिपॉजिटर डिपॉजिट करते हैं, जो डिपॉजिटर हैं जिनको इंटरेस्ट मिल रहा होता है वो सप्लाई कर रहे हैं फंड्स को, और बिजनेस जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा जिनको चाहिए होता है, जिन बिज़नेस को जो लोन चाह रहे होते हैं वो डिमांड कर रहे हैं।
तो यहाँ पे जो ग्राफ दिखाया गया है इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट बताया गया है कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है आर स्टार, ये वो इंटरेस्ट रेट है जिस पे सप्लायर जो है यानी हाउस होल्ड सेव करना चाहेगा पैसे को, और इन्वेस्टर जो है वो डिमांड करना चाहेगा। तो इस पॉइंट के ऊपर सप्लायर सप्लाई करना चाहेगा और इन्वेस्टर जो है वो डिमांड करना चाहेगा, ये वो इंटरेस्ट रेट है। ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। लेकिन क्लासिकल के मुताबिक इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा था, ज़ाहिर बात है जब डिप्रेशन आया, ग्रेट डिप्रेशन, तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से फंड्स जो है वो बोरो नहीं कर रही थी फर्म्स, इसी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही थी। तो क्लासिकल का ये मानना था कि इंटरेस्ट रेट को इस तरीके से गिराया जाएगा कि फ़ंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई किया जाए। जब फंड्स ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होंगे तो ज़ाहिर बात है बैंक के पास बहुत ज़्यादा फंड होंगे, तो फिर बैंक इंटरेस्ट रेट गिरा देगा। तो क्लासिकल के मुताबिक जब ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होगी तो ये जो है S1 हो जाएगा, जो सप्लाई का कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट पे, S1 हो गया। अब जब राइट पे शिफ्ट हो गया तो वो R स्टार से R1 हो गया है, तो इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा। तो ये जो है क्लासिकल का मानना था लोनेबल फंड्स के बारे में कि सप्लाई बढ़ा दी जाएगी जब फंड्स की, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो गिर जाएगा और इन्वेस्टर के लिए फिर फंड्स जो है वो ज़्यादा अवेलेबल होगा, इन्वेस्टर ज़्यादा फंड ले सकेंगे और उनको कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। लेकिन जब कीन्स की व्यूज़ को हम देखें तो कीन्स का व्यूज़ दूसरा था। अब कीन्स का जो व्यू था उसके मुताबिक अगर सप्लाई कर्व राइट शिफ्ट हो जाएगा तो साथ में डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो जाएगा लेफ़्ट की तरफ, और उससे क्या होगा, डिमांड जो है वो गिर जाएगी। अब डिमांड किस तरह से गिरेगी, क्लासिकल ने कहा कि ज़्यादातर लोग सेव करें, जब ज़्यादा लोग सेव करेंगे तो उससे फंड्स की सप्लाई ज़्यादा होगी और बैंक इंटरेस्ट रेट गिरा देंगे। लेकिन क्लासिकल ने डिमांड साइड को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। अब कीन्स ने डिमांड कर्व को भी दिया है कि D0 से D1 में डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा, यानी क्या होगा, डिमांड गिरना शुरू हो जाएगी। अब लोग ज़्यादा पैसा अगर सेव करना शुरू करेंगे तो लोग स्पेंड नहीं करेंगे। अब जब लोग स्पेंड नहीं करेंगे तो क्या होगा, डिमांड गिरना शुरू होती जाएगी। तो कीन्स ने इस बात को हाईलाइट किया। तो यही फ़र्क है मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स में कि क्लासिकल ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर दिया जाए, फंड को सेविंग बढ़ा दी जाए तो इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा, जबकि कीन्स का ये कहना है कि अगर सेविंग बढ़ा दी जाएगी फंड्स को सप्लाई करने के लिए तो लोग कंजम्पशन कम कर देंगे, और कंजम्पशन कम करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, डिमांड गिरती चली जाएगी। तो ये था कीन्स का व्यू। नाउ दी एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड आपको पिछले लेक्चर में भी बताई गई थी कि टोटल जो डिमांड होती है इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको कहा जाता है। अब इस आपने डिमांड कर्व तो पढ़ा होगा, डिमांड कर्व भी इसी तरह डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व भी इसी तरह डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और कीन्स और क्लासिकल में दोनों के अंदर ये एक ही तरह का कर्व है, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, इसके 3 इफेक्ट्स हैं, उसकी डिटेल आगे आ जाएगी। नाउ व्हाई एग्रीगेट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। जिस तरीके से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है, एग्रीगेट डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड स्लोप करता है, जैसा कि आपने देखा। लेकिन क्यों करता है, 3 इफेक्ट हैं इसके, इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, वेल्थ इफेक्ट एंड द परचेजिंग इंटरनेशनल परचेजिंग पावर इफेक्ट। तो अब तीनों को देखते हैं एक करके। तो इंटरेस्ट रेट इफेक्ट क्या है, इंटरेस्ट रेट इफेक्ट ये है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है जो बैंक देता है, जो जब जैसे आपने अगर कभी डिपॉजिट करवाया है पैसा बैंक में और बैंक जो आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है उसको कहा जाता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। जब कभी भी इन्फ्लेशन होती है, महंगाई बढ़ती है, तो ज़ाहिर बात है जो डिपॉजिटर्स होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा मिले, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो इंटरेस्ट रेट में भी इजाफा होता है जब महंगाई बढ़ती है। अब जब इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता है तो उसका क्या असर होता है कि इंटरेस्ट रेट तो ज़्यादा मिल रहा है, डिपॉजिटर को तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है जब महंगाई में इजाफा हुआ, लेकिन जो इन्वेस्टर होता है, जो इंटरेस्ट पे कर रहा होता है, डिपॉजिटर ने इन्वेस्ट के लिए सप्लाई किया फंड्स को, यानी डिपॉजिट किया डिपॉजिटर ने, और जो पैसा बैंक में डिपॉजिट होता है वो इन्वेस्टर लेता है इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा इंटरेस्ट देकर। तो अब जो इंटरेस्ट देने वाला है, जो इन्वेस्टर है, वो क्या करेगा, जब उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा तो ज़ाहिर बात है वो इन्वेस्टमेंट कम कर देगा। तो महंगाई होने की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उससे इन्वेस्टमेंट में कमी आती है। तो ये था पहला इफेक्ट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड कर्व की डाउनवर्ड स्लोपिंग का। दूसरा इफेक्ट ये है कि वेल्थ इफेक्ट। वेल्थ इफेक्ट क्या है कि जब भी प्राइस बढ़ते हैं चीज़ों के, इन्फ्लेशन जब भी होती है, तो उससे क्या होता है, लोग अपने आप को पुअर महसूस करते हैं। वो ये महसूस करते हैं कि हम पहले जो चीज़ें जितनी हम ख़रीद रहे थे
अब उतनी चीज़ें हम नहीं परचेज़ कर सकते। तो ज़ाहिर बात है उससे क्या होता है कि जो परचेजिंग पावर होती है उसमें कमी आती है और उनकी जो कंजम्पशन है उसमें भी ज़ाहिर बात है कमी आती है। तो इसको हम कहते हैं वेल्थ इफ़ेक्ट। तीसरा इफेक्ट है इंटरनेशनल परचेजिंग पावर या कॉम्पिटिटिवनेस इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जब कभी भी प्राइस बढ़ती है प्रोडक्ट की तो ज़ाहिर बात है प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली भी सेल होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में सेल होती हैं। तो जब इंटरनेशनली कोई प्रोडक्ट सेल होती है तो जो फॉरेन कंट्री है जहाँ पे प्रोडक्ट सेल हो रही है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की प्रोडक्ट किसी भी कंट्री में सेल होती है, यूके में या यूएस में, अब वहाँ जब ये नोटिस किया जा रहा है कि पाकिस्तान से आने वाली प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ रहे हैं तो वो इस बात को नोट कर लेंगे और फिर वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट को छोड़ के किसी और कंट्री की प्रोडक्ट उठाएंगे जहाँ की प्रोडक्ट पाकिस्तान की प्रोडक्ट से सस्ती होगी। तो इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल परचेजिंग पावर इफ़ेक्ट, यानी इंटरनेशनली एक इफ़ेक्ट आ रहा है परचेजिंग पावर के अंदर। तो ये 3 इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। नाउ द फैक्टर दैट शिफ्ट द एग्रीगेट डिमांड, अब कौन से फैक्टर्स की वजह से एग्रीगेट डिमांड का कर्व जो है वो शिफ्ट होता है, यानी लेफ्ट या राइट। तो पहला जो इसका शिफ्टर है वो है कंज्यूमर बिकम मोर विलिंग टू स्पेंड। जब कंज्यूमर ज़्यादा स्पेंड करना चाहता है उससे क्या होगा, राइट शिफ्ट कर जाएगा एग्रीगेट डिमांड कर्व। जब कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करना चाहता है, वो ऐसा होता है अक्सर फेस्टिवल के अंदर, जैसे ईद है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। पहला तो ये हुआ। दूसरा इसका जो फैक्टर है वो है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू हो जाती है। जब फर्म्स देखती हैं कि हालात अच्छे हैं किसी भी कंट्री के बिज़नेस के लिए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो उसका नतीजा क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि जिन चीज़ों पैसा जब इन्वेस्ट होता है तो ज़ाहिर बात है इन्वेस्ट हुआ है तो कई सारी चीज़ें उससे ख़रीदी जाएंगी इन्वेस्टमेंट से, तो उससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती रहेगी। नाउ दी गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर और रिड्यूस टैक्सेस। जब गवर्नमेंट स्पेंड करती है तो ज़ाहिर बात है उससे तो डिमांड हमेशा ही बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड हमेशा बढ़ती है जब गवर्नमेंट जब भी स्पेंड करती है या फिर टैक्सेस में कमी आती है उससे। एंड द लास्ट रीज़न इज़ दी फैक्टर इज़ दी नेट एक्सपोर्ट राइज एट ऑल प्राइसेस। जब नेट एक्सपोर्ट बढ़ जाती है तब भी जो है वो डिमांड का शिफ्ट हो जाता है। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।